सो फंक्शनलिटी एआई सीओएस ईओटी की डाटा लेक में आज की तारीख में बेसिकली ग्राउंड लेवल पे आप लोग ज़्यादा होते हैं, आपको मालूम होता है कि जो सीओएस ईओटी आता है वो मोस्टली प्रोजेक्ट का आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर का आता है। फिर भी कई बार एई के रिगार्डिंग भी रिक्वेस्ट आ जाती है कि उनका भी ईओटी सीओएस कुछ चाहिए, तो उनका भी हमने मॉड्यूल बना रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मेरा सीओएस या ईओटी डाटा लेक में दोनों का प्रोसीजर सेम है, फॉर्म एक तरह से थोड़ा बहुत वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी जो स्टेप्स आएंगे कि भाई ए से पीआईयू, पीआईयू से आरओ, आरओ से जीएम सर, जीएम से सीजीएम सर, फिर सीजीएम सर से हमारे मेंबर सर या फिर कमेटी, सो उस लेवल पे कैसे क्या काम होगा वो सेम चलता है। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं आई कि भाई इतने करोड़ का होगा या इतने दिनों का होगा तो इस लेवल पे आएगा। हमने अप्रूवल का बटन कंसर्न आरओ से लेकर के कंसर्न मेंबर तक दे रखा है। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी उनको लगता है या फिर उन्होंने ई ऑफिस में अप्रूवल कर रखा है तो अपडेट का बटन आरओ लेवल से अप्रूव का बटन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लास्ट यूजर हमारे मेंबर लेवल तक चलेगा। सो कल जैसे डीपीआर के रिगार्डिंग मैंने बताया था, तो डीपीआर में जैसे सेम बताया था, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप एईआई का ईओटी सीओएस आपको बाय डिफॉल्ट ही समझ में आ जाएगा। सो कैसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ रिगार्डिंग इंसिडेंट ऑफ एआई सीओएस ईओटी, एआई विल गोज टू सीओएस ईओटी एआई फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डाटा लेक लॉगिन। तो सबसे पहले हमारे डाटा लेक में कंसर्न एआई अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डाटा लेक में या तो टाइम और टाइम मैनेजमेंट वाला जो मेन्यू आता है उसमें से जाकर के, या फिर सर्च में जाएंगे, सर्च में लिखेंगे ईओटी या सीओएस, जो भी उनको करना होगा उसके रिगार्डिंग और ब्रैकेट्स में एआई लिखा होगा। अगर सीओ लिखाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग होता है, अगर डीपीआर लिखाता है वो तो डीपीआर के रिगार्डिंग होता है, और एआई लिखा होता है तो एआई के रिगार्डिंग होता है। सो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे ईओटी ब्रैकेट्स एआई, तो उसमें पता चल जाएगा भाई ये इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग है। सो ये आपके सामने जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो ये वाली विंडो शो होगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न एआई को सीओएस या आरआईएस नंबर है वो फिल करना पड़ेगा, टाइप ऑफ सीओएस क्या है वो उसमें डालना पड़ेगा, ब्रीफ सीओएस आरआईएस नंबर है वो डालना पड़ेगा, डेट ऑफ सीओएस आरआईएस आइडेंटिफाइड साइट कब हुई वो चूज करनी पड़ेगी, डेट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ एआई उसका उसकी डेट डालनी पड़ेगी, कॉपी ऑफ एआई जो उनका कंसर्न लेटर होगा उसको ब्राउज करवाना होगा, और रिमार्क्स में इस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग हमारे पीडी सर को, आरओ सर को या अदर डिवीजन को कुछ बोलना है एई को, तो वो रिमार्क्स में फिल कर सकते हैं। सो ये आपके सामने हमारे एईआई साइड से जो इनपुट का फॉर्म है जो फिल किया जाएगा, दिस फॉर्म विल बी फिल्ड बाय कंसर्न एईआई, जो भी है वो ये फॉर्म फिल करेंगे। अगर ईओटी का है तो ईओटी के हिसाब से, और सीओएस का है तो सीओएस के हिसाब से। After AI submit the EOT COS, it will goes to PIU login, and PIU has 3 or 4 ऑप्शन। कौन कौन से PIU these 4 ऑप्शन रखता है? PIU के पास में रिक्वेस्ट मैंने रेज की, मैंने का मतलब AI ने रिक्वेस्ट रेज की, रेज करने के बाद रिक्वेस्ट हमारी जाएगी PIU लेवल पे, PIU पे जाएगी, डाटा लेक जो देखते हैं PIU लेवल पे वो अपना डाटा लेक ओपन करेंगे, उनके पास में अलर्ट्स में भी पता चल जाएगा भाई मेरे पास में कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। अब वो सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाके टाइप करेंगे सीओएस है तो सीओएस ओब्लिक एआई, ईओटी है तो ईओटी ब्रैकेट्स में एआई। सो जो भी पर्टिकुलर मॉड्यूल रिगार्डिंग उनके पास में रिक्वेस्ट आई है वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है मेरे पास में, सपोज कीजिए सीओएस के रिगार्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, पीआईयू में लॉगिन करूँगा, सर्च में जाऊँगा और सर्च में जाके लिखूँगा सीओएस तो एआई आएगा, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। आफ्टर देन ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमारे पीआईयू लेवल पे आपके सामने कौन कौन से बटन आ रहे हैं। फर्स्ट बटन आ रहा है रिजेक्ट या रिटर्न। अगर पीआईयू लेवल पे उनको लगता है कि ए ने जो रिक्वेस्ट रेज की है वो फालतू की रिक्वेस्ट है, उनको हमें सीओएस देना है नहीं देना है, या उनके कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी दे विल टेक द प्रॉपर एक्शन। उनको जो लगेगा कि हाँ जी ये चीज़ वैलिड है या नहीं है, या डॉक्यूमेंट में वेरीफाई है या नहीं है,
उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। अगर उनको लगता है कि ये रिक्वेस्ट गलत है, इन दैट कंडीशन वो रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड, उस समय हमारे कंसर्न एआई को लगता है कि हमने ऊपर से अप्रूवल ले लिया है यूफिस के थ्रू, या फिर वो अदर हमने पॉलिसी के मेंस पे कर रखा है कि प्रोजेक्ट में ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो पीआई लेवल से ही 1 महीने का, 2 महीने का, 3 या सीओएस के रिगार्डिंग छोटा मोटा जो भी काम है उसके रिगार्डिंग अप्रूव करना होगा, तो उनके पास में अप्रूव का बटन आता है। सी क्लियरिफिकेशन, अगर हमारे कंसर्न पीआई लेवल पे ये लगता है कि जो रिक्वेस्ट आई है ईओटी की या सीओएस की, उसमें कोई डाटा गलत है, कोई डेट गलत है, कोई वैल्यू गलत चूज कर रखी है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अटैच कर रखा है, इन दैट कंडीशन दे विल यूज द सी क्लियरिफिकेशन बटन। वो सी क्लियरिफिकेशन बटन को काम में लेंगे ताकि रिक्वेस्ट उनकी दोबारा कंसर्न एआई के पास चली जाएगी, जहाँ पे जो सी क्लियरिफिकेशन में हमारे पीडी सर ने लिखा है कि भाई ये चीज मिसिंग है, ये डाटा आपने गलत डाल रखा है, या डॉक्यूमेंट गलत डाल रखा है, उसके रिगार्डिंग फिर वो दोबारा से सबमिट करेंगे। सी क्लियरिफिकेशन करते हैं, इट मीन्स हम नीचे वाले से कुछ डाटा मांग रहे हैं, और नीचे वाला सबमिट क्लियरिफिकेशन करता है, इट मीन्स जो रिक्वेस्ट आई थी उसके रिगार्डिंग में डाटा भर चुका हूं, अब मैं सबमिट करूंगा। तो सीक और सबमिट का आपको दोनों का ये ध्यान रखना है। फिर आता है फॉरवर्ड टू आरओ। अब हमारे पीडी सर को लगता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट है वो थोड़ी क्रिटिकल है, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी कोई अप्रूवल वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई पॉलिसी में ऐसा कुछ डिसाइड कर रखा है, तो वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड टू आरओ पे क्लिक करेंगे और उनकी रिक्वेस्ट जो होगी वो हमारे कंसर्न आरओ सर के पास चली जाएगी। और यदि हमारे पीडी सर को भरा हुआ फॉर्म देखना है, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो उनको भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। भरा हुआ फॉर्म का मतलब जो ईओटी वाला फॉर्म हमारे कंसर्न एई ने फिल किया था, वो फॉर्म अगर उनको भरा हुआ देखना है कि उन्होंने क्या डाटा भरा था, किसके रिगार्डिंग भरा था, तो वो व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और जो उन्होंने डाटा फिल किया था वो उनको रीड ओनली में भरा हुआ दिखाई देगा। सो यहाँ पे ये आपके सामने जो विंडो आ रही है, ये जो मैंने फंक्शनलिटी बताई है, ये पीआई लेवल की बताई है। नाउ आफ्टर सबमिटेड बाय पीडी इट विल गोज टू आरओ लॉगिन। अब हमारी रिक्वेस्ट है, उसमें पीडी सर ने क्या किया, फॉरवर्ड टू आरओ वाले बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारी रिक्वेस्ट है वो आरओ सर के पास चली जाएगी। दीज टू ऑप्शन शो देयर, उनके पास में दो ऑप्शन शो होंगे। कौन कौन से? एक शो होगा सी क्लियरिफिकेशन, की अगर हमारे आरओ सर को कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस रिक्वेस्ट एट, चाहे उनको पीआई लेवल से पूछना हो चाहे एई से पूछना हो, उनकी रिक्वेस्ट पहले पीआई पे जाएगी, फिर पीआई से कंसर्न एई के पास जाएगी। सो अगर आरओ लेवल पे इस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग हमारे आरओ सर को लगता है कि इस ईओटी या सीओएस पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट और मांगने हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन जो इसने भरी है इसके रिगार्डिंग मुझे और जानकारी चाहिए, इन दैट कंडीशन वो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। और सेकंड बटन जो आता है वो आता है अप्रूवल अथॉरिटी का। अप्रूवल अथॉरिटी मींस ये आरओ लेवल पे बताया जाएगा कि हाँ जी हम अप्रूवल अथॉरिटी हैं या नहीं है। अगर वो यस कर देंगे तो उनके पास में अदर बटन शो होंगे, अगर वो नो करेंगे तो उनके पास में दूसरे बटन शो होंगे। अब बात आती है कि अप्रूवल अथॉरिटी में मैंने यस कर दिया तो मतलब अप्रूव वाले बटन मेरे पास में आएंगे, और यदि मैंने नो कर दिया तो फॉरवर्ड वाले बटन आएंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पॉलिसी के हिसाब से आरओ सर चूज कर सकते हैं कि भाई इस ईओटी या इस सीओएस के रिगार्डिंग मुझे अप्रूवल अथॉरिटी में यस करना है या नो करना है। सो अप्रूवल अथॉरिटी इफ विल it will ask are you approval authority, if you choose yes RO will get option to approve the COT, if choose no RO will get option to forward to GMT। so ये हमारे कंसर्न आरओ सर के पास में ऑप्शन होंगे, अकॉर्डिंग टू लेवल वो प्रॉपर वैल्यू चूज करेंगे कि अप्रूवल अथॉरिटी को यस करना है या नो करना है। अगर उन्होंने यस कर दिया इट मीन्स अप्रूवल के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे, अप्रूवल वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, वो अप्रूव कर देंगे।
और उनको लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट हमें आगे भेजनी है, इन दैट कंडीशन वो नो चूज करेंगे और रिक्वेस्ट उनकी कंसर्न जीएम सर के पास जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ईओटी हो या सीओएस हो, एई के रिगार्डिंग एई के लेवल पे कैसे उसकी प्रोसेस की जा रही है। सो मैं आ गया था आपके सामने आरओ लेवल तक। अब आरओ लेवल पे मैं आ गया। आरओ लेवल पे मैंने बताया कि उनके पास में दो बटन होते हैं, एक सीक्लिफिकेशन, एक अप्रूवल अथॉरिटी। सीक्लिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आरओ सर को ये लगता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट मुझे एई से पूछनी है। अब एई से पूछनी है तो उनको कंसर्न हमारे जो आरओ सर हैं वो डायरेक्ट एई से नहीं पूछ सकते, वो पहले पीआईयू पे भेजेंगे और पीआईयू से फाइल एई के पास सिक्लिफिकेशन होगा, तब उनके जवाब आएगा कि हाँ जी ये जो आरओ सर ने रिक्वायरमेंट मांगी थी उसके रिगार्डिंग ये आंसर आया है। सो यहाँ पे चाहिए हमारे आरओ सर चाहे पीडी सर से पूछें या फिर एई से पूछें, वो सिक्लिफिकेशन करके पूछ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है उनके पास में अप्रूवल अथॉरिटी। अप्रूवल अथॉरिटी का मतलब आप इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी हम कर सकते हैं तो वो यस चूज करेंगे, और वो लगते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसकी पॉलिसी के थोड़े से इसके पॉइंट्स हैं वो आगे डिस्कस होंगे, इसलिए हमें इसको जीएम लेवल तक या सीजीएम लेवल तक भेजना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन आप वहां पे नो चूज करेंगे, तब आपके पास में फॉरवर्ड टू जीएमटी का ऑप्शन आएगा। सो अब मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने चूज कर लिया यस। अगर मैं नो चूज करता तो मेरे पास में अप्रूव का बटन आता और मैं उस फाइल को वहीं पे अप्रूव कर देता और मेरी रिक्वेस्ट वहीं पे एक तरह से अप्रूव होकर क्लोज हो जाती। और यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि नहीं 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 मैं अप्रूव नहीं कर सकता, इसके रिगार्डिंग मुझे कंसर्न जीएम सर से या सीजीएम सर से डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसीजर आएगा। कौन सा प्रोसीजर? जो हमारे आरओ सर के पास आ रहा था, सेम जीएम सर के पास आएगा। After submitted by concerned GM, it will go to the CGMT login. Option will show approval authority. After clicking on the GMT will get option yes या no. वो दोनों ऑप्शन आएंगे जो आरओ सर के पास आ रहे थे कि भाई आप अप्रूवल अथॉरिटी हो या नहीं हो, ये वाला। अगर हमारे जीएम सर बोलते हैं हाँ जी मैं हूँ, तो उनके पास में अप्रूवल का बटन आएगा, वो अप्रूव कर सकते हैं। और जीएम सर को लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं इसको सीजीएम सर को भेजूंगा फाइल, तो वो नो चूज करेंगे तो फॉरवर्ड टू सीजीएम आएगा। फिर हमारी रिक्वेस्ट सीजीएम सर के पास जाएगी। सीजीएम सर के पास में तीन ऑप्शन होंगे, या तो वो अप्रूव कर देंगे, या वो मेंबर सर के पास भेज देंगे, या कमेटी के पास भेज देंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वेस्ट कंसर्न यूजर के पास जाएगी। अगर मेंबर सर के पास जाएगी तो मेंबर सर उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कमेटी के पास गई तो कमेटी के पास में अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आता, वो केवल अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग अपलोड करते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन डाल के कंसर्न सीजीएम सर हैं वो ही उसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सो ये हमारा ईओटी और सीजीएम, ईओटी और सीओएस के रिगार्डिंग वर्क फ्लो था, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा था। इसमें इफ सबमिटेड ईओटी सीओएस कमेटी दे विल सबमिट एमओएम, इट after it will come to CGM to approve or reject. If forward to member, then concerned member will get option to approve or reject the EOT-COS and circle of EOTs will be closed. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर रेस करेगा COS को, PIU लेवल पे आएगा, PIU के पास में उनको COS रेज करना है नहीं करना, उसके रिगार्डिंग हमने पहले कंडीशन लगा रखी थी कि हमने ये लगा रखा था कि जो हमारा अपॉइंटमेंट डेट है उसके 6 महीने के अकॉर्डिंग होगा अगर हैम और बीओटी होगा तो, और ईपीसी में 3 मंथ। अब ये अकॉर्डिंग टू चेयरमैन सर ने लास्ट से 3-4 महीने पहले हमसे ही हटवा दिया है। अब इनपुट का जो फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टर जो अपना सीओएस रेज करता है उसमें अब कोई कंडीशन नहीं लगी है, अब वो डायरेक्ट कभी भी ओपन कर सकते हैं। उसमें जो कहने का मतलब ये है कि उनके पास में अगर कोई सीओएस लेना हो तो पहले क्या करते थे, उनको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती थी, और एक टाइम आता था कि भाई इतने ड्यूरेशन में रहोगे तो आपके खुद रेज कर सकते हो, नहीं तो फिर रेज करने का ऑप्शन पीआईयू लेवल पे आता था। फिर लास्ट टाइम में काफ़ी ऐसे सजेशंस आए, काफ़ी ऐसी कंप्लेन आई, कंसर्न जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं सर ऑप्शन हमारे पास में आ नहीं रहा है, 2-2 3-3 सीओएस हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, पीआईयू लेवल पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से पहले ये करना होगा वो करना होगा। तो फिर चेयरमैन सर ने बोला कि आप कंडीशन हटा दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो दिन में 2 सबमिट करे, 3 सबमिट करे, पीआईयू लेवल पे आएगा, उसका एक्शन हम ले लेंगे, रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है। तो बाद में ये जो कंडीशन लगा रखी थी हमने अपॉइंटमेंट डेट के 6 महीने वाली और ईपीसी में 3 मंथ वाली, ये कंडीशन हमने हटा दी है। अब इनपुट का फॉर्म है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है,
कॉन्ट्रैक्टर के पास इनपुट का फॉर्म आएगा, वो सीधा भरेगा, ए के पास आएगा, ए की तरफ से कॉस्ट एस्टिमेटर एक्सेप्ट वंस ऑर्डर करेगा, उसके हिसाब से हम पीआईयू रिकमेंड कर देंगे। और यहाँ पे जो कंसर्न हमारे पास में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि पहले वो इन प्रिंसिपल है या वो उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे सीओएस होता है वो दो प्रकार से है, कौन कौन सा है वो आपको बताता हूं मैं। सो हम बात कर रहे थे सीओएस के रिगार्डिंग। तो सीओएस में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल सीओएस का नोटिस दिया जाता है और सीओएस प्रपोजल के रिगार्डिंग। सो उसके बाद में ही वहां पे पता चलेगा आपको कि आपका जो सीओएस आ रहा है वो सीओएस किसके रिगार्डिंग है, वो सीओएस आपका इन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग है या रेगुलर के रिगार्डिंग है, ये आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मैं आपको ये पीपीटी थोड़ा सा ओपन करता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर सीओएस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीओएस नोटिस, सीओएस प्रपोजल। सीओएस नोटिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कैन इंस्लाइड, ये छोड़ दीजिए आप, ये हमने हटा दिया एक तरह से क्योंकि कंडीशन पहले ये लगी हुई थी कि आपको 6 महीने पहले वाली, आप सीधा प्रपोजल पे आ जाइए। आफ्टर इश्यू एंड नोटिस प्रपोजल कॉन्ट्रैक्टर कैन डिनाइड सबमिट प्रपोजल, आफ्टर सबमिटेड प्रपोजल इट कैन बी टू फॉरवर्ड सिक्लिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये था, पहले नोटिस जो दिया जाता है, नोटिस के रिगार्डिंग पहले चलता था हमारा मॉड्यूल, बट चेयरमैन के डायरेक्शन के हिसाब से उसको बंद कर दिया गया। अब सीओएस वो सीधा प्रपोज करेंगे, प्रपोजल इन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग होगा या फिर उनका रेगुलर होगा। अगर पहले इन प्रिंसिपल कर देंगे तो उसमें एक टेंटेटिव अमाउंट के रिगार्डिंग हमारी अमाउंट जाएगी जो ऊपर तक जाके अप्रूव होगी, उसके बाद में उसका रेगुलर सीओएस का फॉर्मूला चलेगा। सो मोटा मोटा आप मतलब ग्राउंड लेवल पे हैं, आपको पता भी है कि चाहे लेवल हमारा पीआईयू से आया, पीआईयू से आरओ, आरओ से जीएम सर, जीएम सर से सीजीएम सर, और सीजीएम सर से बाद में जैसे अप्रूवल होगा तो उसके रिगार्डिंग फिर अप्रूवल जो होगा, जीएमटी विल गेट एक्शन बटन टू इश्यू अप्रूवल लेटर। अब उनका लेटर होगा वो नीचे से ऊपर चलता है, फिर आरओ सर इश्यू करेंगे, फिर पीआईयू इश्यू करेगा, फिर एई इश्यू करेगा। तो रिक्वेस्ट पहले नीचे से आएगी, ऊपर लेवल तक जाएगी, वहां से अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल से फिर नीचे धीरे 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 वन बाय वन करते करते एई लेवल तक आ जाएंगे। सो ये आपके सामने है। अब इसको हम एक एसओपी में देखेंगे, एसओपी में कैसे क्या चलता है ये। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसओपी के थ्रू। इन प्रिंसिपल है या सीओएस ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन भी लगा रखी है। कौन सी कंडीशन लगा रखी है कि बिलो अमाउंट 5% से नीचे है तो आरओ लेवल पे, मेंबर लेवल पे होगी 5 से 15%, चेयरमैन सरेंगे, उनके पास फुल पावर होता है। ये हमारी पॉलिसी थी 2019 वाली, उसके हिसाब से हमने दे रखा है। और एक थी 17 के हिसाब से, वो कौन सा था, चेयरमैन चेयरमैन पर्सन के पास में टीपीसी का 10% है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास में 15% है टीपीसी का, एनएचए बोर्ड के पास में 15 से 20% टीपीसी का है, और मोर्थ के पास में टीपीसी का 20% से ज्यादा है। ये 2017 का सर्कुलर था हमारा। तो 17 का सर्कुलर और 19 का सर्कुलर के हिसाब से हमने इसमें लॉजिक भी लगा रखे हैं। अब हम फ्लो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने इनपुट दे रखा था, इनपुट फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेगा। कॉन्ट्रैक्टर साइड से, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूँ, मैं सबसे पहले अपना डाटा लेके लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं टाइम एंड मैनेजमेंट में जा सकता हूँ या फिर न्यू में क्लिक करूंगा। न्यू में क्लिक करने के बाद मुझे अगर कोई सीओएस लेना है उसके रिगार्डिंग, ऑलरेडी अगर मेरा कोई सीओएस हो चुका है या प्रोसेस में है तो नीचे वाली ग्रिड में शो करेगा। और यदि मुझे नया लेना है, इन दैट कंडीशन आई विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। सो मैं इस न्यू बटन पे क्लिक करूंगा। ऑन क्लिकिंग द न्यू बटन द बिलो फॉर्म इज डिस्प्लेड वेयर द कॉन्ट्रैक्टर नीड्स टू बी इंटर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीओएस नोटिस बिफोर सबमिट द फॉर्म। सो यहाँ पे कंसर्न न्यू पे क्लिक करेंगे, वो सीओएस रिक्वेस्ट फॉर्म, ये रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा उनके पास में, जहां से वो रेज करेंगे कि हाँ जी हमें रिक्वेस्ट लेनी है। उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट का नाम उनको बाय डिफॉल्ट एक यूपीसी है तो भरा हुआ आएगा, यूपीसी, प्रोजेक्ट नेम, अपॉइंटमेंट डेट, कंप्लीशन डेट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, अमाउंट,
अमाउंट ऑफ RIS, अमाउंट ऑफ COS, ये बाय डिफॉल्ट रीड ओनली मोड में आएंगी। अब जो उनको चूज करना है वो टाइप ऑफ COS चूज करना है, कैटेगरी ऑफ COS चूज करनी है, सब कैटेगरी ऑफ COS चूज करनी है। आफ्टर देम टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ COS है वो फिल करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट है उसको जाना है, और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन है बाय डिफॉल्ट आज की है तो वो आएगी। और डज द COS वारंट EOT के रिगार्डिंग कुछ है तो यस या नो करना तो वो कर सकते हैं। आफ्टर देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ COS वर्क, उसके रिगार्डिंग जो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। ऑन क्लिकिंग द टाइप ऑफ COS DDL2 ऑप्शन विल अपीयर फॉर सिलेक्शन। कौन कौन से दो ऑप्शन? पहला ऑप्शन है COS in principle, contractor able to request for the tentative amount of work and after approval of in principle COS amount, contractor need to be apply for regular COS based on approval in principle amount। तो यहाँ पे उनको इन प्रिंसिपल लेना है, COS लेना है, रेगुलर COS लेना है। कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली एबल टू सिलेक्ट रेगुलर COS। तो जो भी उनको प्रॉपर लगता है कि मुझे COS इन प्रिंसिपल करना है या मुझे रेगुलर COS करना है, इसके रिगार्डिंग वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑन क्लिकिंग द टाइप ऑफ COS DDL 2 ऑप्शन विल अपीयर फॉर सिलेक्शन, COS in principle, regular COS। So in principle COS में contractor able to request for the tentative amount of work and after approval of in principle COS amount, contractor need to apply for regular COS based on approval in principle amount। Regular COS में क्या होता है? Contractor directly able to select regular COS। अब ये देखिए आपके सामने COS इन प्रिंसिपल करना है, रेगुलर COS करना है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे विल चूज दिस वैल्यू। On clicking the category of COS DDL reduction in the पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है आर डिस्प्ले एंड द कॉन्ट्रैक्टर विल अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ देम। उनको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करना है उस हिसाब से वो चूज कर लेंगे, उसको सबमिट करेंगे। COS नोटिस में क्या आएगा ये देखिए यहाँ पे, रिडक्शन इन स्कोप नेगेटिव, चेंज ऑफ स्कोप पॉजिटिव। तो जो भी उनको करना होगा वो प्रॉपर चूज करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। Note: positive COS means if any additional work is required for a project not defined in the civil contract. Negative COS means as per the civil contract agreement, the contractor surrenders some project-related work. On clicking the subcategory of COS DDL, below highlighted options are displayed from which user able to select any work, any one of them according to their requirement। तो यहाँ पे सब कैटेगरी में जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस कारण से या जिस पर्पज से वो COS ले रहे हैं, वो सब कैटेगरी चूज कर लेंगे। After filling in that the required field, submit the form by clicking on submit button। Now the noting function will appear। ये सारा फॉर्म बनने के बाद में कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, और जो हमारा DSC है वो DSC लगाना जरूरी है, विदाउट DSC उनका सबमिशन नहीं होगा। AEI लॉगिन, अब AEI लॉगिन में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट हमारी कहां से ली गई है, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट कर दिया। अब AEI लॉगिन पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, यूजर इज एबल टू टेक एक्शन एज रिटर्न टू CO, रिजेक्ट एंड रिकमेंड टू PIU। सो यहाँ पे कंसर्न ए क्या कर सकते हैं, उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है जो कॉन्ट्रैक्टर ने भरा हुआ था, तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे, सबमिशन फॉर्म देख सकते हैं। और यदि उनको एक्शन लेना हो, एक्शन के रिगार्डिंग उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट, रिटर्न टू CO, वो CO के पास रिटर्न कर देंगे, एक तरह से सी क्लिफिकेशन की तरह होता है। रिजेक्ट कमेंट्स, यहीं पे रिक्वेस्ट उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। रिकमेंडेड टू PIU, इट मीन्स रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की जाएगी PIU पे। if in case of any query by AEI, can option for the return to CO option from the drop down menu highlighted above। after that the page will appear as annexure 1। annexure 1 मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। अगर मैं रिटर्न में लिखा हुआ कोई annexure 1 बोलता हूं, इट मीन्स इट इज मैंडेटरी टू यूज द DSC। उस ऑप्शन के बाद में DSC को काम लेना जरूरी है। AE can also select the reject option from the drop down menu highlighted above। The page will appear as per annexure 1। रिटर्न टू CO कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या रिटर्न रिकमेंडेड टू PIU ये कर सकते हैं।
AE can select the recommended to PIU option from the drop-down menu highlighted above. The below form will appear where AE need to enter their submission. On clicking the submit button now, the noting function will appear as per Annexure 1. Add a note and attach the DSC for final submission, where the user can comment and forward the above request to PIU. So यहाँ पे कंसर्न AE है, उनको जो भी प्रॉपर एक्शन लेना हो उन 3 ऑप्शन में से रिटर्न टू CO, रिजेक्ट एंड रिकमेंड टू PIU, इनमें से कोई भी एक्शन ले सकते हैं वो। आफ्टर देन हमारी रिक्वेस्ट जाती है वो PIU लेवल पे। PIU लेवल पे क्या होगा, आफ्टर सबमिशन बाय AE ने क्या किया, यहाँ पे ये चूज किया रिकमेंडेड टू PIU, तब हमारी रिक्वेस्ट है वो PIU लेवल पे चली गई है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन PIU लॉगिन। User able to take action, return to AEI, reject and issue COS request permission notice. So यहाँ पे उनके पास में हमारे जो PIU लेवल पे हैं उनके पास में क्या होगा, रिटर्न टू AEI, रिजेक्ट या इश्यू COS रिक्वेस्ट परमिशन, ये 3 ऑप्शन आते हैं। उनमें से वो कंसर्न ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि रिटर्न टू AEI चूज करना है, रिजेक्ट चूज करना है या इश्यू COS रिक्वेस्ट परमिशन चूज करनी है। In case of any query by PIU can option the return to AEI option from the drop-down menu highlighted above. After that, the page will appear as per Annexure 1. PIU can also select the reject option from the drop-down menu highlighted above. The page will appear as per Annexure 1. On clicking the issue COS request permission, a pop-up is open to initiate the approval letter with option generate letter and upload letter. यूजर एबल टू इंस्टेट नोटिस आइदर बाय जनरेट लेटर और अपलोड लेटर। सो यहाँ पे कंसर्न हमारे PIU के पास रिक्वेस्ट आ गई है, अब वो उसको लौटाना चाहते हैं तो रिटर्न टू AEI कर देंगे, वो उसको रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर परमिशन देंगे कि हाँ जी आप COS रेज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ इसके रिगार्डिंग उनको फिर लेटर अपलोड करना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी कोई अपलोडेड है तो उसको ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही वो करेंगे तो अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में एक तरह से हमारे PIU लेवल पे परमिशन मिल गई कि आप COS रेज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द COS नोटिस बाय PIU, it is reflected in contractor login as below the apply for in principle COS or regular COS. On clicking the deny COS, the user able to deny the COS notice. सो यहाँ पे कंसर्न हमारे कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाएगा, इस मॉड्यूल में जाने के बाद में उनको ये पता चलेगा कि हाँ जी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, उनको लगेगा कि आई हुई है तो वो जाएंगे एक्शन बटन पे जाएंगे, वहां पे उनके पास में 2 बटन आ रखे होंगे, कौन कौन से, अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल COS या डिनाइड COS। तो जो भी उनको करना हो पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं। अगर उन्हें डिनाइड COS कर दिया तो उनका लूप यहीं क्लोज हो जाएगा, वो COS रेज नहीं कर सकते, और अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल COS कर दिया तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं इन प्रिंसिपल COS के रिगार्डिंग। If the user has selected type of COS, in case COS notice form as in principal COS or regular COS, above highlighted drop down will change as per case may be done. So ये आपके सामने कंसर्न यूजर जो भी चूज करेगा वो चूज कर सकता है। On clicking the apply for in principal COS, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने वाला फॉर्म होगा, बिलो फॉर्म इज डिस्प्ले एंड आफ्टर इंटरिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर सबमिट द फॉर्म। ये जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर के सामने दिखाई देगा, जहां से उनको रिक्वेस्ट फॉर इन प्रिंसिपल COS अप्रूवल के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है उसको फिल करना पड़ेगा, और ये कंसर्न उनके पास में कुछ वैल्यू है वो ऑलरेडी रीड ओनली मोड में आएगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ COS वर्क्स वो यहाँ फिल कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ COS इन INR रुपए में उनको भरनी है। COS सबमिशन लेटर वो सबमिट करना है, अपलोड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने हैं, अगर मल्टीपल हुए तो ऐड बटन पे क्लिक करना है, अगर सिंगल है तो कोई जरूरत नहीं है। गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाए तो साइड में क्रॉस का बटन आता है, वहां से वो डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और इन द केस ऑफ रेगुलर COS बिलो फॉर्म विल अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन। सो अगर उन्होंने इन प्रिंसिपल COS किया है तो ये वाला फॉर्म आएगा, और अगर दूसरा वाला किया है रेगुलर वाला तो ये आपके सामने वाला फॉर्म आएगा।
अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट चली गई है कंसर्न ए के पास। ए के पास हमारी रिक्वेस्ट चली गई। आफ्टर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इट इज रिफ्लेक्टेड इन ए लॉगिन विद द बिलो हाईलाइटेड ऑप्शन। ए लॉगिन में हम गए, ए ने अपना लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में गए, वो क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्टर सीओएस, तो कॉन्ट्रैक्टर सीओएस जैसे करेंगे उनके पास में ये वाली विंडो आएगी। इस वाली विंडो में वो जाएंगे, जहां पे अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, और सबमिशन फॉर्म आएगा जहां से वो भर के देख सकते हैं। एक्टिविटी लॉग वगैरह कुछ देखना है तो एक्टिविटी लॉग क्लिक करके देख सकते हैं। एक्शन में उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से? रिटर्न टू सीओ, रिजेक्ट, रिकमेंडेड टू पीआईयू। तो यहाँ पे वो तीनों में से प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। उनको लगता है कि मुझे रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको लगता है कि कुछ कमी रह गई है डॉक्यूमेंट्स में तो रिटर्न टू सीओ कर सकते हैं, और रिकमेंड टू पीआईयू इट मींस आगे फॉरवर्ड फाइल करनी होगी तो उनको रिकमेंड टू पीआईयू करना है। सो ये 3 ऑप्शन कंसर्न हमारे ए के पास आते हैं, रिटर्न टू सीओ, रिजेक्ट, रिकमेंडेड टू पीआईयू। ये तीनों ऑप्शन जब भी हम काम में लेंगे, जब भी हम काम करेंगे उसके बाद में डीएससी लगाना जरूरी है। सो इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी फॉर कंप्लीट दीज 3 एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी अगर आपको कंप्लीट करनी है कोई सी एक, तो उसके बाद में आपको डीएससी लगाना पड़ेगा। In case of any query clarification required by AI, can option for the return to CO option from the drop menu highlighted after then annexer 1 आएगा। AI can also select the reject option from the drop down menu highlighted above। AI reject भी काम में ले सकता है। AI can select the recommended to PIU option from the drop down menu highlighted above। The below form will be appear, जहां से उनको फिर DSC लगाना होगा, सबमिशन करना होगा। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक प्रॉपर ऑप्शन चूज करेगा। अगर हमें फाइल आगे भेजनी होगी तो हम रिकमेंड टू PIU करेंगे। On clicking the recommended to PIU, below pop-up is open in which AI needs to fill in information and submit it to PIU। तो ये वाला ऑप्शन आएगा कंसर्न ए के पास में, जहां पे उनको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सीओएस जो भी आई है कॉन्ट्रैक्टर उसके रिगार्डिंग एआई अपनी रिकमेंडेशन देगा, और उसके रिगार्डिंग फाइल को अपलोड करेगा, ब्राउज करवाएगा। कमेंट ऑफ रिकमेंडेड अमाउंट के रिगार्डिंग कुछ कमेंट बने और कमेंट भर देगा। इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना है जो सबके लिए अप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर ने 100 रुपए सीओएस के रिगार्डिंग, सपोज कीजिए उन्होंने इतने अमाउंट के रिगार्डिंग बोला कि भाई हमें 100 रुपए का काम है, सपोज कीजिए, तो ऊपर लेवल तक वो कम ही हो सकता है। अगर एक एक रुपए भी ज्यादा कोई कोई यूजर बढ़ाना चाहे तो बढ़ नहीं सकता, अप्रूव नहीं कर सकता। आपकी अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर ने अमाउंट सबमिट की उस अमाउंट से लेस ही ऊपर जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा के रिगार्डिंग कुछ हुआ तो आपका सीओएस है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कहने का मतलब वैलिडेशन लगे हुए हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 100 रुपए के रिगार्डिंग है तो ऊपर से 100 रुपए इक्वल तक चलेंगे, 99 98 भी हो सकते हैं, बट 101 नहीं जाएगा, ध्यान रखना। सो यही रिकमेंड कर देगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू लेवल पे जाएगी। आफ्टर सबमिटेड बाई एआई इट इज रिफ्लेक्टेड इन पीआईयू लॉगिन विद द बिलो हाईलाइटेड ऑप्शन। अब हमने पीआईयू लेवल पे हम आ गए हैं, जहाँ पे दिस विंडो अपीयर एट पीआईयू लेवल। पीआईयू लेवल पे क्या करेंगे, कंसर्न मॉड्यूल में जाएंगे, सर्च में जाके टाइप करेंगे कॉन्ट्रैक्टर सीओएस, तो ये वाली विंडो खुलेगी। वहां पे उनके पास में एक्शन का जो बटन आएगा उस बटन में 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, रिटर्न टू एआई, रिजेक्ट, रिकमेंड टू आरओ। तो यहाँ पे कंसर्न पीआईयू के पास में 3 ऑप्शन आते हैं। अगर ये फाइल उनको रिजेक्ट करनी है तो दे विल चूज द रिजेक्ट बटन। अगर उनको लगता है कि हमें एआई से कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन दे विल चूज द रिटर्न टू एआई। और उनको लगता है कि दिस फाइल शुड बी फॉरवर्ड टू कंसर्न आरओ, इन दैट केस दे विल चूज द रिकमेंड टू आरओ। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर 3 एक्शन लेने होंगे कंसर्न हमारे पीआईयू लेवल पे, दे विल चूज द प्रॉपर एक्शन। इन केस ऑफ एनी क्यूरी पीआईयू कैन ऑप्शन फॉर रिटर्न टू एआई। रिटर्न टू एआई मतलब सी क्लिफिकेशन वाला ऑप्शन कर सकते हैं। रिजेक्ट का मतलब लूप यहीं पे क्लोज हो जाएगा। पीआईयू कैन आल्सो सेलेक्ट द रिजेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू अल्टेड, एंड पीआईयू कैन सेलेक्ट द रिकमेंड टू आरओ ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू अल्टेड द इट अबव द सेट स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे रिकमेंड टू आरओ भी चूज कर सकता है। तो जैसे ही करेंगे उसके बाद में तीनों ऑप्शन रिटर्न टू एआई, रिजेक्ट और रिकमेंड टू आरओ, ये तीनों ऑप्शन तभी परफॉर्म होंगे जब आप डीएससी काम में लेंगे।
अब हमारी रिक्वेस्ट जो आ गई है वो आरओ लेवल पे आ गई है। ऑन क्लिकिंग द रिकमेंड टू आरओ below pop-up is display in which after enter the required information PIU submit to the RO ए इसमें हमारे कंसर्न आरओ सर के पास में रिक्वेस्ट आ चुकी है। वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, सर्च में जाके टाइप करेंगे कॉन्ट्रैक्टर सीओएस, इस मॉड्यूल पे आएंगे। आफ्टर देन उनके पास में ये देखिए इन कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। उनके पास में जैसे ही जाएंगे वो अभी कंसर्न आरओ से पहले फाइल रिकमेंड टू आरओ, अभी पीआईयू रिकमेंड टू आरओ अगर करना है तो कर सकते हैं, बट पीआईयू लेवल पे जैसे ही करेंगे तो उनको पीआईयू पे पहले अपने ये भरने पड़ेंगे फाइल को। वो क्या रिकमेंड करेंगे, जो अमाउंट एई ने भरी है वो उनको दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्टर ने भरी है वो दिखाई देगी, और कंसर्न पीआईयू है वो रिकमेंड करेगा कि भाई इतनी अमाउंट आई थी, मैं इतना अमाउंट कर रहा था। लेटर होगा वो लेटर डालेगा, डेट है डेट फिल करेगा, रिमार्क्स फिल कर देगा, सबमिट कर देगा। और उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर, after clicking on submit button noting function will appear, after noting to click on the amount button pop up in appear with acknowledgement number। यहाँ पे पीआईयू के पास में एक acknowledgement number आता है। यूजर कैन रेफर दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ ई फाइल फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको ई फाइल में कुछ नंबर चाहिए, आपको कुछ प्रोसेस के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर ले सकते हैं। इट आल्सो अवेलेबल अंडर व्यू सबमिशन टैब। अगर आपको बाद में देखना होगा तो व्यू सबमिशन भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ई ऑफिस के रिगार्डिंग भी कई बार हम पैरेलल चला रहे होते हैं कि हमें यहाँ भी चलानी होती है, वहाँ भी चलानी होती है। तो अगर आपको कोई रेफर नंबर लेना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है ई फाइल के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि भाई ये वाला नंबर है हमारा। रिक्वेस्ट हमारी आरओ लेवल पे चली गई है। आरओ लेवल पे मैं ओपन करूंगा डाटा लेक, और वहां पे ऑप्शन आते हैं रिटर्न टू पीआईयू, रिजेक्ट एंड रिकमेंड टू जीएमटी। सो कंसर्न जो हमारे आरओ लेवल पे अगर उनको लगता है कि ये जो सीओएस आया है उसके रिगार्डिंग हमें पीआईयू से कुछ पूछना है, कुछ जानना है, दे विल चूज रिटर्न टू पीआईयू। और उनको लगता है कि रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अप्रूव नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट कुछ काम की नहीं है, तो दे विल चूज द रिजेक्ट। और उनको लगता है कि रिक्वेस्ट को आगे जीएम सर को भेजना है, दे विल चूज द रिकमेंड टू जीएमटी। सो चाहे आरओ लेवल पे रिटर्न टू पीआईयू चूज करना है, रिजेक्ट को काम में लेना है, या फिर रिकमेंड टू जीएमटी करना है, तीनों ऑप्शन में रिटर्न टू पीआईयू में सी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, रिक्वेस्ट दोबारा पीआईयू के पास जाएगी, पीआईयू दोबारा सबमिट करेगा, तब फाइल दोबारा हमारे पास आएगी। रिजेक्ट का मतलब लूप यहीं क्लोज हो जाएगा, और रिकमेंड टू जीएमटी का मतलब हमारी रिक्वेस्ट हमारी आगे चली जाएगी। ये तीनों एक्शन तभी होंगे जब आपका डीएससी काम में लोगे आप। डीएससी के बिना आपका काम नहीं होगा। On clicking the recommended to GMT below, display pop-up is open where after entering the information, RO submit it to the GM tag. In the total cost of COS in INR applied for contractor concessionaire field, RO should not able to enter a value greater than the amount by contractor। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। जरूरी नहीं आरओ लेवल पे, पीआईयू लेवल पे भी हो, कहीं भी हो, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने जो अमाउंट अप्लाई की उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे आरओ सर रिक्वेस्ट आगे भेजेंगे, और वो उसके रिगार्डिंग जो भी रिकमेंड करेंगे वो कितनी अमाउंट करनी है उसका डॉक्यूमेंट डाल देंगे, और कुछ करना चाहिए रिमार्क्स के रिगार्डिंग वो फिल कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट सीओएस की चलेगी जीएम सर के पास। आफ्टर सबमिटेड बाई आरओ इट इज रिफ्लेक्टेड इन जीएम लॉगिन एज हाईलाइटेड बिलो। जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में यदि उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है, दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, जहां पे उनको सबमिशन फॉर्म भरा हुआ दिखाई देगा, और एक्शन में उनको रिटर्न टू सीओ, रिजेक्ट एंड रिकमेंड टू सीजीएमटी, जो भी उनको करना होगा कि हमें फाइल को आरओ सर को भेजना है दोबारा, तो आरओ सर को भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट को यहीं रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंड टू जीएमटी करना है, रिक्वेस्ट को आगे सीजीएम सर के पास भेजना है तो सीजीएम सर के पास भेज सकते हैं। In case of any query clarification required by CGMT, CGMT can option from return to RO, option from the drop-down menu highlighted. GMT can also select reject. GMT can select the recommend to CGMT। तो जो भी कंसर्न ये है, चाहे वो रिटर्न टू RO करना हो, चाहे रिजेक्ट करना हो, या रिकमेंड CGMT को करना हो,
तीनों जगह उनको डीएससी लगाना पड़ेगा। On clicking the recommend to CGMT below, pop-up will open after filling the required information. GM Tech submitted it to CGM Tech। और वो अमाउंट मैंने आपको बताया था कि कंसर्न हमारे जीएम सर भी हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की अमाउंट से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंसर्न जीएम सर वो भी रिकमेंड करेंगे इस सीओएस के रिगार्डिंग। एई का देखना चाहिए, एई ने क्या किया था, पीआईयू ने क्या किया था, आरओ ने क्या किया था। अब अपना खुद का भरेंगे रिकमेंड अमाउंट, अपना लेटर डालेंगे। पुराने का किसी और का देखना हो तो व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं वो। फिर अपना रिमार्क्स डालेंगे और सबमिट कर देंगे। After clicking on submit button, noting function will appear. After noting on click the submit button, a pop-up will appear with acknowledgement number। acknowledgement number मैंने बताया आरओ लेवल पे भी आता है, जीएम लेवल पे भी आता है कि अगर उनको ई फाइल के थ्रू कुछ काम करवाना हो, इसका रेफरेंस देना हो तो यहाँ से लेकर के रेफरेंस दे सकते हैं। यूजर कैन रेफर दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन ई फाइल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इट आल्सो अवेलेबल अंडर व्यू सबमिशन। अब रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास जा रही है। सीजीएम सर के पास सीजीएम सर अपना लॉगिन करेंगे। After submitted by GM, it is reflected in CGM login with option as highlighted। ये हमारी सीजीएम सर के पास रिक्वेस्ट आ गई है, जहाँ पे वो रिटर्न टू जीएमटी, रिजेक्ट एंड रिकमेंडेशन टू मेंबर, ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं वो। रिकमेंडेड टू मेंबर, रिजेक्ट या रिटर्न टू जीएमटी, इन प्रॉपर में से अगर उनको रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकमेंड टू मेंबर करना हो तो आगे भेज सकते हैं, और रिटर्न टू जीएम टैग करना इट मीन्स सी क्लियरिफिकेशन के लिए जीएम सर को भेज सकते हैं। तीनों ऑप्शन तभी काम करेंगे आपके जब आप डीएससी काम में लेंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी क्लियरिफिकेशन, रिटर्न टू जीएम टैग, सीजीएम टैग रिजेक्ट कर सकते हैं, सीजीएम टैग रिकमेंड टू मेंबर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आया है, कुछ रेफरेंस करना चाहें तो। अब रिक्वेस्ट हमारी कहाँ चली गई है, मेंबर लॉगिन के पास। वंस जी सीजीएम सबमिट इट टू मेंबर, द बिलो हाईलाइटेड ऑप्शन आर डिस्प्लेड। मेंबर सर अपना लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। आफ्टर देन दिस विंडो विल अपीयर, जहाँ पे उनके पास में जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन कौन कौन से होंगे, रिटर्न टू सीजीएम टैग होगा, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग एंड रिकमेंड टू चेयरपर्सन। सो ये 4 ऑप्शन उनके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, रिटर्न टू सीजीएम टैग। उनको लगता है कि फाइल में कुछ कमी है तो सीजीएम टैग को रिटर्न कर सकते हैं। रिजेक्ट, उनको लगता है कि देने की कोई जरूरत नहीं है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग, और यहाँ पे उनको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन सीओएस आया है, अगर मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ तो सीजीएम टैग के पास अप्रूव होकर चला जाएगा। रिकमेंडेड टू चेयरपर्सन, अगर उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, इसमें कुछ क्यूरी है तो चेयरपर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये हमारे कंसर्न मेंबर सर के पास होते हैं। रिटर्न टू सीजीएम टैग, रिजेक्ट, अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग, रिकमेंड टू चेयरपर्सन, ये 4 ऑप्शन होते हैं। चारों में से कोई भी वो चूज कर सकते हैं। आफ्टर देन सबमिट बटन है, या कोई भी बटन जो आपके सामने जो ऑप्शन लेंगे उसमें डीएससी मैंडेटरी है, डीएससी के बिना आपका काम नहीं होगा। अगर हमारे मेंबर सर ने अप्रूव न करने के बजाय रिकमेंड टू चेयरपर्सन कर दिया तो उनके पास क्या ऑप्शन आएगा। चेयरपर्सन सर अपना लॉगिन करेंगे, सबमिशन इज रिफ्लेक्टेड इन चेयरमैन लॉगिन एज डिस्प्ले बिलो। वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, सीओएस वाले मॉड्यूल में जाएंगे जहाँ पे उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से, रिटर्न टू मेंबर, मेंबर सर के पास रिटर्न कर सकते हैं फाइल को दोबारा, रिजेक्ट कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे कंसर्न चेयरपर्सन सर के जो लॉगिन है उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रिटर्न टू मेंबर, रिजेक्ट एंड अप्रूव। जो भी करना है वो पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं और उसके बाद में डीएससी लगाएंगे। अप्रूव करने के लिए अप्रूवल लेटर डालना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी जनरेटेड है तो ब्राउज कर सकते हैं, नहीं जनरेटेड है तो फिर जनरेट वाले ये रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, वहां से वो लेटर जनरेट कर सकते हैं।
जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, वो जाएगी मेंबर लॉगिन में। आफ्टर अप्रूवल ऑफ चेयरमैन द बिलो हाईलाइटेड ऑप्शन इज डिस्प्ले। मेंबर सर अपना लॉगिन करेंगे, जहां पे उनके पास में क्या आ रहा होगा, फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग, ये ऑप्शन आ रहा होगा हमारे मेंबर सर के पास। वो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। मेंबर कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड इन द अबव सेट ग्रीन किशोर। ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन नाउ the noting function will appear as per annexure 1. Add a note and attach DSC for final submission. So ये आपके सामने मेंबर सर ने आगे फॉरवर्ड कर दिया सीजीएम टैग को। अब रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास आई है। आफ्टर फॉरवर्डेड बाय मेंबर इट इज रिफ्लेक्टेड इन सीजीएम लॉगिन विद ऑप्शन एज हाईलाइटेड बिलो। सीजीएम सर अपना लॉगिन करेंगे, उनके पास में ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड टू जीएम टैग। फॉरवर्ड टू जीएम टैग का ऑप्शन आ रहा है। सीजीएम टैग कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू जीएम टैग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड इन अबव ग्रिड, और उसके बाद में डीएससी लगाएंगे, तब ये रिक्वेस्ट हमारी जीएम सर के पास ले जाएगी। अब जीएम सर क्या करेंगे, जीएम सर यहाँ से इश्यू अप्रूवल लेटर करेंगे। आफ्टर अप्रूवल बाय चेयरमैन द एक्शन बटन इन डिस्प्ले जीएम सीजीएम, सीजीएम के बाद जीएम सर के पास आ गया। और इश्यू अप्रूवल लेटर टू आरओ, इनके पास में ऑप्शन आ रहा है हमारे जीएम सर के पास में इश्यू अप्रूवल लेटर टू आरओ। तो ये लेटर आएंगे, वो चाहे तो जनरेट कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई जनरेटेड पड़ा हुआ है तो ब्राउज कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग द इश्यू अप्रूवल लेटर ए पॉपअप इज डिस्प्ले विथ जनरेटेड लेटर एंड अपलोड लेटर ऑप्शन। आफ्टर देन आरओ लेवल पे चला जाएगा। आरओ लेवल के पास क्या ऑप्शन आएगा, इश्यू अप्रूवल लेटर टू पीआईयू। फिर पीआईयू लेवल पे जाएंगे, उनके पास आएगा, फिर ए लेवल पे जाएगा। सो इस प्रकार से कंसर्न हमारा सीओएस के रिगार्डिंग, अगर हमारा इन प्रिंसिपल था ये सेम फ्लो आएगा, अगर अप्लाई फॉर सीओएस ऑर्डर के लिए करेंगे तो ऑर्डर के हिसाब से आएगा। ये अप्लाई सीओएस, रेगुलर सीओएस करेंगे तो सेम फ्लो चलेगा। कहने का मतलब ये था, जो हमने अभी ये प्रोसेस जानी है इन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग थी। रिक्वेस्ट हमारी रेज हुई, वो रेज हुई कॉन्ट्रैक्टर लेवल से, कॉन्ट्रैक्टर से एई के पास, एई से पीआईयू, पीआईयू से आरओ सर, आरओ सर से कंसर्न जीएम, जीएम सर से सीजीएम, सीजीएम जो मेंबर, और अप्रूव जो हुआ हमारे चेयरमैन पर्सन के थ्रू हुआ, वहां से मोस्टली। अब डाउन करते हैं अप्रूवल लेटर डालने का, तो फिर जैसे ही लेटर हमारे उन्होंने अप्रूव किया तो सीजीएम सर ने परमिशन दी कंसर्न जीएम सर को। जीएम सर के पास में एक लेटर अपलोड करने का, अप्रूवल लेटर करने का ऑप्शन आता है, जहां से वो जानेंगे। फिर सेम हमारे आरओ सर के पास, सेम पीआईयू के पास, सेम फिर कंसर्न एई के पास, और लेटर फिर जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में। सो ये प्रोसेस चलती रहती है इश्यू अप्रूवल लेटर के रिगार्डिंग। तो इस मॉड्यूल में मोस्टली जो सीओएस था वो मैंने आपको बताया ग्राउंड लेवल पे आप लोग कर भी रहे हैं। पहले जो दिक्कत आ रही थी, पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये आ रही थी कि हमने कंडीशन लगा रखी थी, वो कंडीशन अब हट गई है। अब सीओएस है वो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी रेज कर सकता है। और कुछ हमने बताया था कि जो 2017 या 19 का जो अप्रूवल है, आरओ बिलो अप्रूव अमाउंट कर सकता है 5% के रिगार्डिंग। मेंबर के पास में होता है 5 से 15%। चेयरपर्सन फुल पावर रखता है। सीओएस एस्टिमेटेड अप्रूवल इन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग होता है ये। उसके बाद में 2019 की पॉलिसी मैंने बता दी, 5 से 15 और फुल पावर। एक 17 की पॉलिसी और थी हमारी, कौन सी थी, जिसमें चेयरपर्सन के पास में 10% से ऊपर टीपीसी कॉस्ट है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास में 15% से ऊपर टीपीसी कॉस्ट थी, एनएचए बोर्ड के पास में 15 से 20 टीपीसी कॉस्ट है, और मोड के पास ये। तो ये ऑलरेडी लॉजिक हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। टाइम टू टाइम लॉजिक कभी भी किसी समय कोई भी पॉलिसी से अपडेट हो सकता है, बट वर्क फ्लो आपके सामने जो आएगा वो डाटा लेक में ये है। हो सकता है आने वाले समय में कल को कोई दूसरी पॉलिसी आ जाए, मोस्टली एक लेवल दे दिया जाए, भाई इतने करोड़ का होगा तो आर लेवल पे अप्रूव कर दिया जाएगा, इतना होगा तो जीएम लेवल पे। तो उसका टाइम टू टाइम जो अपडेशन होगा वो डाटा लेक में अपडेशन होता रहेगा। आज की तारीख में जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग कोई आपकी क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। रिगार्डिंग सीओएस मॉड्यूल के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्यूरी आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं, हमारा ईओटी चलता है। कौन अब सीओ कैसे कॉन्ट्रैक्टर ईओटी लेगा, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें पहले मोटा मोटा समझिए ईओटी के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर ईओटी। सबसे पहले वो इवेंट नोटिस के रिगार्डिंग आता है। इवेंट क्या होता है, वर्क फ्लो फॉर कॉन्ट्रैक्टर ईओटी इवेंट नोटिस, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है।
सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट एआई के पास जाती है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दें, चाहे सी क्लैरिफिकेशन करके कोई मोर इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। फिर एआई रिकमेंड करता है पीआईयू लेवल पे, और अप्रूव और रिजेक्ट होता है वो होता है इवेंट नोटिस हमारे पीआईयू लेवल पे ही। सो वर्क फ्लो फॉर कॉन्ट्रैक्टर, आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर का ईओटी पहले नोटिस दिया जाता है। यूजर मतलब कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट नीड टू इंस्टेट ईओटी इवेंट नोटिस। स्टेप 2 में क्या होता है, देन एआई कैन रिजेक्ट सी क्लैरिफिकेशन रिकमेंड टू पीआईयू। स्टेप 3 में क्या होता है, इफ एआई रिकमेंडेड टू पीआईयू देन पीआईयू कैन रिजेक्ट सी क्लैरिफिकेशन नोटिस बाय एआई। कॉन्ट्रैक्टर कैन विड्रॉ ईओटी इवेंट बिफोर एनी एक्शन टेकन बाय एआई। अगर उनको विड्रॉ करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एआई ने कोई एक्शन ना लिया हो। ये नोटिस के रिगार्डिंग जो विंडो होती है उसके रिगार्डिंग है। दिस स्क्रीन विल विजिबल एट डाटा लेक while inside EOT event. User need to search EOT notice then click on the left side left menu. So ये इवेंटी का नोटिस है जिसके रिगार्डिंग मेन्यू में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। सेकंड आता है ईओटी प्रपोजल के रिगार्डिंग। ईओटी प्रपोजल में क्या आता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उसके बाद में क्या करेंगे वो, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से एई लॉगिन, एई से पीआईयू, पीआईयू से आरओ, आरओ से जीएम, जीएम से सीजीएम, फिर मेंबर लॉगिन। फिर इश्यू अप्रूवल लेटर प्रोसेस होगी जो जीएम सर से आरओ, आरओ से पीआईयू, पीआईयू से एई। और उसके बाद जो होगा वो अपडेट माइलस्टोन एंड एस्कर करेंगे। वो कौन करेगा, एई लॉगिन से कंसर्न पीआईयू पे वैलिडेट होगा। तो ये हमारा प्रोसेस चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर विल सबमिट ईओटी प्रपोजल, इट विल मूव एआई and then AEI can seek clarification, reject, comment to PIU. Third, after recommendation to PIU, PIU can seek clarification, reject, recommend to RO or issue approval provisional approval. इसमें PIU can select the issue provisional approval to AE where schedule completion date is less than 2 months. Damage for delay attributes to authority in INR is zero in EOT proposal, and both the variant payment of damage as well as compensation should be no in event notice. सो उसके रिगार्डिंग हम जानते हैं कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट है डाटा लेक स्क्रीन कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में ये वाली स्क्रीन आएगी जिसके रिगार्डिंग प्रपोजल के रिगार्डिंग जो उनको करना होगा। ये देखिए प्रपोजल कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ईओटी प्रपोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट जो जाएगी वो रिक्वेस्ट जाएगी कंसर्न हमारे एई के पास में। एई क्या कर सकता है, एई उसके सिक्लिफिकेशन कर सकता है या रिक्वेस्ट को आगे भेज सकता है, या रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर के पास में विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। कंडीशन वही रहेगी कि अगर एई साहब ने कोई एक्शन ले लिया है तो विड्रॉ का बटन काम नहीं करेगा, और एक्शन नहीं लिया है तो विड्रॉ का एक्टिविटी वो ले सकते हैं काम में। रिक्वेस्ट एई से जाएगी कंसर्न पीआईयू के पास, पीआईयू से कंसर्न आरओ लेवल पे, आरओ लेवल से एचक्यूजीएम सर, एचक्यूजीएम सर से सीजीएमटी, और फिर मेंबर सर के पास अप्रूव होगा। फिर रिटर्न वापस आती है इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया था कि अप्रूवल लेटर, इश्यू अप्रूवल लेटर के रिगार्डिंग प्रोसेस हमारी नीचे आती है जब जीएम सर से लॉगिन, आरओ, आरओ सर से पीआईयू, पीआईयू से एई। और जो अपडेट माइलस्टोन एस्कर प्रोसेस होती है वो एई लेवल से पीआईयू, एई लेवल करते हैं, पीआईयू उसको वैलिडेट करता है। After recommendation to CGMT, CGMT can seek clarification, reject, forward to member. Step 7, after forwarded to member, member can approve, reject, seek clarification. और सेकंड होता है इश्यू अप्रूवल लेटर प्रोसेस। उसमें क्या होता है, आफ्टर अप्रूवल लेटर इश्यूड बाय मेंबर, जीएमटी विल इश्यू अप्रूवल लेटर टू आरओ देन पीआईयू, पीआईयू से एई, एई से कॉन्ट्रैक्टर। ये इनका अप्रूवल लेटर होता है। अब आता है अपडेट माइलस्टोन एंड एस्कर प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जैसे इनके पास में ईओटी मिलती है, एई सबमिट द फॉर्म आफ्टर अपलोडिंग द अप्रूवल लेटर फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर द एई विल गेट अनदर ऑप्शन अपडेट माइलस्टोन एंड एस्कर। ये कंसर्न एई के पास में आता है कि वो अपडेट करेंगे माइलस्टोन एंड एस्कर को। आफ्टर पीआई विल गेट ऑप्शन वैलिडेट टू माइलस्टोन एस्कर। सो ये इस स्टेप में हमारा होता है, रिक्वेस्ट आती है कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर से, सारा फ्लो कंप्लीट होने के बाद में इश्यू प्रोविजन लेटर होता है, और उसके बाद में थर्ड जो होता है वो होता है कि ए के पास में अगर ईओटी मिल गई है तो उनको कंसर्न अपडेट माइलस्टोन एस्कर करना होता है।
सो फर्स्ट हम देख रहे हैं इवेंट नोटिस के रिगार्डिंग। इसमें कौन कौन से यूजर हैं? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है, फिर एईआई और फिर पीआईयू। कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो नॉलेज पर्पज से होते हैं, इसमें आपका एक्शन का कोई काम नहीं है इस मॉड्यूल में नोटिस के रिगार्डिंग, इसलिए बट नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे, एई लॉगिन पे और पीआईयू लॉगिन पे क्या काम होता है, ताकि पूरा मॉड्यूल आपको सही समझ में आएगा। वरना आपके लेवल पे क्या काम होता है वही आपको बता दिया जाता है, तो कुछ नीचे से क्या भरा गया है, ऊपर क्या जाता है, उसका नॉलेज नहीं होगा। इस वजह से मैं हर एक मॉड्यूल को पूरी फंक्शनलिटी लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू में जाने के लिए बता दिया कि वो नीचे टाइम वाले से जा सकते हैं या फिर ऊपर सर्च में क्लिक करके इस मॉड्यूल में जा सकते हैं ईओटी नोटिस वाले में। कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में सर्च में जाएंगे या फिर मेन्यू के थ्रू जाके पर्टिकुलर मॉड्यूल में जा सकते हैं। जाने के बाद में उनको नया इवेंट नोटिस करना होगा तो उसके रिगार्डिंग उनको न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। द below screen will appear the contractor login to clicking the new button as highlighted in the red and below screenshot। इस न्यू वाले बटन पर उनको क्लिक करना है। ए न्यू फॉर्म विल अपीयर। कौन सा फॉर्म अपीयर होगा? इवेंट के रिगार्डिंग ये वाला इवेंट नोटिस, ये वाला फॉर्म ओपन होगा कॉन्ट्रैक्टर साइड से, जहाँ पे उनको इवेंट डिटेल्स वो फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा है तो वन बाय वन वो ऐड करते जाएंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है तो साइड में क्रॉस का बटन भी आता है, वहां से वो रिमूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ से कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो इवेंट नोटिस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल करेगा। ये फॉर्म का पार्ट ही है सर इतना बड़ा, ये पूरा फॉर्म भरेगा, ये हमारा कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर फिल करेगा। After entering the details, click the update button on the bottom right of page as shown in the above screenshot and the information get updated and the user can set form as display below। अगर उनको कुछ अपडेट करना है तो उनके पास अपडेट का बटन आता है, नीचे सबमिट कर देंगे। सेव का मतलब ये होता है, डेव सेव जब करते हैं तो एक तरह से वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। कई बार यूजर सेव करके छोड़ देता है, आपको सेव नहीं उसके बाद सबमिट भी करना होता है ताकि आपकी रिक्वेस्ट आगे चली जाए। अपडेट ऑप्शन कब आता है? यदि उनको कुछ गलती हो गई है, कुछ अपडेट करना चाहिए तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि कंसर्न एई ने कोई एक्शन ना लिया हो। उसके बाद सबमिट बटन दबा देंगे, सबमिट दबाने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट कंसर्न विड्रॉ का बटन है, अगर वापस लेना चाहते तो विड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा एई लॉगिन में आ जाएगा। एई लॉगिन में क्या करेंगे वो? वंस सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर द एंट्री विल रिफ्लेक्टेड इन एई ग्रिड वेयर एई विल हैव ऑप्शन। कौन कौन से उनके पास में? कमेंट बाय एई या रिजेक्ट एंड सिक्लिफिकेशन। अगर उनको कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं एंड सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन किसके पास होते हैं? ये एई के पास होते हैं। और डीएससी लगाना मैंडेटरी है। एई कैन सेलेक्ट द कमेंट बाय एआई। तब क्या होगा? वेयर द यूजर कैन कमेंट एंड फॉरवर्ड द इवेंट नोटिस टू पीआईयू। जैसे ये क्लिक करेंगे तो उसके बाद में कमेंट डल जाएंगे और जो ये रिक्वेस्ट है वो हमारे पीआईयू लेवल पे आ जाएगी। अब पीआईयू का लॉगिन करते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग द कमेंट्स एंड क्लिकिंग द सबमिट बटन it gets submitted to PIU and PIU can seek clarification, reject and notify to AEI by PIU action। तो यहाँ पे कंसर्न PIU अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस वाले मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाने के बाद उनके पास में एक ऑप्शन आएगा, कौन सा? सी क्लैरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड नोटिफाई टू एआई बाय पीआईयू। तो यहाँ पे कंसर्न हमारे जो पीआईयू लेवल पे हैं, अगर उनको कुछ पूछना होगा तो सी क्लैरिफिकेशन करेंगे, अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देंगे, और आगे भेजना हो तो नोटिफाई टू एआई बाय पीआईयू ये क्लिक कर देंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय पीआईयू कैन ऑप्शन द सी क्लैरिफिकेशन, तो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। They can use the reject button to reject this request. PIU can select the notify to AI by PIU option from the drop down menu highlighted above where the user can accept the above request and which is submitted by contractor। एक तरह से रिक्वेस्ट वो सबमिट हो गई है, इवेंट नोटिस आपका आ गया है पीआईयू पे। अब आप ईओटी के रिगार्डिंग काम करेंगे, डीएससी सबमिट कर देंगे। एक तरह से नोटिस देना होता है पीआईयू को कि हम ईओटी है वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये नोटिस मॉड्यूल था ईओटी का पार्ट।
इसका नेक्स्ट पार्ट होता है प्रपोजल के रिगार्डिंग। प्रपोजल की समरी मैंने आपको बताई। पहले रिक्वेस्ट रेज होगी, इसमें कौन कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर, एई, पीआईयू, आरओ, जीएम, सीजीएम मेंबर। उसके बाद इश्यू अप्रूवल लेटर होगा, वो कौन करेगा, जीएम से आरओ, आरओ पीआईयू, पीआईयू से एई। आफ्टर देन अपडेट माइलस्टोन होगा, तो एई से लॉगिन पे, पीआईयू, पीआईयू से आरओ। पहले जीएम आरओ के पास जाते थे, अब वो पीआईयू लेवल पे कंप्लीट कर दिया गया है। तो यहाँ से ईओटी प्रपोजल होगा हमारा, जो कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा। रिक्वेस्ट न्यू रेज करनी होगी तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई सबमिटेड है तो ऐसे डाटा भरा हुआ आएगा, जहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। ऑन क्लिकिंग द न्यू बटन द below फॉर्म विल अपीयर प्रपोजल फॉर ईओटी, जहाँ से कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रपोजल सबमिट करेगा। ये सारा जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म कंसर्न हमारा कॉन्ट्रैक्टर फिल करेगा। फिल करने के बाद ये देखिए, अगर उनको लगता है कि विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या थी, कंसर्न एई ने कोई एक्शन नहीं लिया हो तब तक वो विड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा एई के पास में रिक्वेस्ट चली गई है, जहाँ पे एई के पास में ऑप्शन आ रहा है सी क्लिफिकेशन, रिजेक्ट, रिकमेंड टू पीआईयू। सी क्लिफिकेशन से वो कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट यहीं क्लोज करनी है तो यहीं क्लोज हो जाएगी, और रिकमेंड टू पीआईयू मीन्स रिक्वेस्ट उनकी आगे पीआईयू लेवल पे चली जाएगी, और डीएससी के साथ ये काम होगा। ये देखिए उनके रिकमेंड आ गए हैं कंसर्न, रिकमेंड टू पीआईयू करेंगे तो उनके पास में एआई, एआई से पीआईयू, एआई के पास में आ गया ये, और ये चीज़ भर के देंगे वो। ईओटी एंटाइटलमेंट एसेस कितना है, रिकमेंडेशन लेटर, डेट ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारी वैल्यू फिल करेंगे, सबमिट बटन दबा देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट पीआईयू लेवल पे आ चुकी है। पीआईयू पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल में जाने के बाद में उनके पास में जो एक्शन का बटन आ रहा है, उस एक्शन के बटन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, सिक्लिफिकेशन, रिजेक्ट, इश्यू प्रोविजनल अप्रूवल टू एआई, रिकमेंड टू आरओ। सो यहाँ पे वो कंसर्न क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। ये देखिए यहाँ पे कंसर्न जो उनको करना हो, रिवाइज डेट वगैरह जो भी कुछ करनी है वहां से कर लेंगे। ये आ गया कंसर्न ए से, कंसर्न पीआईयू, पीआईयू से हमारा कंसर्न पीआईयू में आ गया, पीआईयू से कंसर्न आरओ में आ गए। आरओ लॉगिन में क्या क्या आ रहा है, सिक्लिफिकेशन, रिजेक्ट, रिकमेंड टू सीजीएम, जीएमटी, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं आरओ लेवल पे। आप लोगों को अगर सिक्लिफिकेशन करना है तो आप कंसर्न पीआईयू से कुछ पूछ सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट रिजेक्ट करनी है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको रिक्वेस्ट को आगे भेजनी हो तो आप रिकमेंड टू जीएमटी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके तभी काम करेंगे जब आप डीएससी लगाएंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी क्लिफिकेशन बाई आरओ, आरओ कैन ऑप्शन सी क्लिफिकेशन, और वो कर सकते हैं। आरओ कैन आल्सो सेलेक्ट द रिजेक्ट ऑप्शन, आरओ कैन सेलेक्ट द रिकमेंड टू जीएमटी, और ये तीनों कब होंगे, अनेक्सर 1, अनेक्सर 1 का मतलब डीएससी लगा के काम आपका कंप्लीट होगा। नोट क्या, आरओ विल गेट अनदर ऑप्शन एज इश्यू प्रोविजनल अप्रूवल टू एआई इफ in the above action button where schedule completion date is less than 6 months. Second, damage for delay attributes to authority in INR is 0 in EOT proposal. And third है, both the warrant payment of damage as well as competent authority be no in event notice. ये रिगार्डिंग हमने कंडीशन दे रखी है, जो अगर उनका कुछ कंपेंसेशन के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग है, तो उसके रिगार्डिंग उनको ऑप्शन डालना है। ये देखिए, और यहाँ से वो कंसर्न जीएम को फॉरवर्ड कर देंगे। अब आरओ लेवल पे क्या करना है, रिकमेंड करना है उनको इसकी इसकी चीज़ के रिगार्डिंग कि हमें क्या बनना है, रिमार्क्स बन करने हैं, वैल्यू कितनी है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट हमारी चली जाएगी जीएम सर के पास। जीएम सर के पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, सिक्लिफिकेशन, रिजेक्ट, रिकमेंड टू सीजीएमटी और कमेंट। सो यहाँ पे कंसर्न जीएम सर अपना पर्टिकुलर वो ले लेंगे, रिकमेंड टू सीजीएमटी करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास ली जाएगी। अब सीजीएम सर जीएम सर क्या करेंगे, भेजने से पहले अपनी अमाउंट रिकमेंड करेंगे, नोटिस डाल, लेटर डालेंगे, डेट वगैरह डालेंगे, चूज करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो सीजीएम सर के पास चली जाएगी।
सीजीएम सर के पास में ऑप्शन आ रहा है सी क्लैरिफिकेशन, रिजेक्ट और फॉरवर्ड टू मेंबर। अगर उनको लगता है कि फॉरवर्ड टू मेंबर करना है तो फॉरवर्ड टू मेंबर कर सकते हैं, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, और रिजेक्ट करना तो कर सकते हैं यहाँ से। और डीएससी इस लेवल पे भी मैंडेटरी है। अब हमारी रिक्वेस्ट चलेगी मेंबर सर के पास। मेंबर सर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ पे उनके पास ऑप्शन आ रहा है सी क्लैरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड अप्रूव। तो अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ पूछना होगा सीजीएम सर से तो सी क्लैरिफिकेशन करेंगे। अप्रूव के रिगार्डिंग फिर वो जनरेट लेटर कर सकते हैं या अपलोड लेटर कर सकते हैं। अपलोड का मतलब अपलोड करेंगे, जनरेट का मतलब वो खुद टाइप करके जनरेट कर सकते हैं। अब हमारा ये एक तरह से वो ईओटी हमारा अप्रूव हो गया। अब उसका लेटर जो इश्यू होगा वो एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इश्यू प्रोविजन लेटर प्रोसेस पहले जीएम सर करेंगे, उनके पास इश्यू प्रोविजन लेटर आएगा, वो यहाँ से अपलोड कर देंगे, जनरेट कर देंगे। फिर रिक्वेस्ट हमारी जाएगी, वो हमारे आरओ सर के पास जाएगी। आरओ लोगन पे ऑप्शन आएगा इश्यू अप्रूवल लेटर, यहाँ से आरओ सर हैं वो अपना अप्रूव कर देंगे। अगर उनको बनाना है, अपलोड करना है पर्टिकुलर, वो वैल्यू चूज कर सकते हैं। अगर मुझे उनको बनाना होगा तो जनरेट लेटर कर सकते हैं, और ऑलरेडी बना होगा तो अपलोड लेटर कर सकते हैं। फिर पीआई लेवल पे जाएगी रिक्वेस्ट, पीआई लेवल पे ये ऑप्शन आएगा जहाँ से वो सेम कर सकते हैं। फिर ए लेवल पे जाएगा जहाँ पे उनको सेम करेंगे वो, और यहाँ से फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है, थर्ड वाला वो स्टार्ट होता है अपडेट माइलस्टोन एंड एस्कर प्रोसेस। तो यहाँ पे ए के पास में क्या आएगा, अप्रूवल लेटर जैसे ही करेंगे उसके बाद में अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट माइलस्टोन एंड एस्कर। इसके रिगार्डिंग हमारे कंसर्न ए फिल करेगा, अपडेट करेगा, ये यहाँ से माइलस्टोन अपडेट कर देगा, एस्कर अपडेट कर देगा, जो भी उनको डालना है कंसर्न वैल्यू वो फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू ईओटी के हिसाब से, और सबमिट कर देंगे। डीएससी यहाँ भी जरूरी है। फिर रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमारे पीआई लेवल पे जाएगी, जहाँ पे उनको वैलिडेट माइलस्टोन स्कोर करना है, वो उनको फिल करके सबमिट करना है। पहले हमने इसको आरओ लेवल पे भी लगा रखा था कि रिक्वेस्ट वो भी वैलिडेट करेंगे, और फिर उसके जीएम सर के पास में। तो ये एक तरह से ईओटी मैंने आपको बताया, समरी आपको याद होगी, प्रोसेस आपको मालूम ही है कि कैसे ये काम होता है। इस ईओटी में बेसिकली जो मैंने बताया था, टू टाइप होता है। कौन कौन सा, एक होता है पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस का फ्लो आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्टर से ए से पीआईयू, ये नोटिस का फ्लो है। और फिर प्रपोजल आता है, प्रपोजल में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आती है जो कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट होती है, मेंबर लेवल तक जाती है। फिर उसका इश्यू प्रोविजन लेटर स्टार्ट होता है जो जीएम लेवल से जाता है, ए लेवल पे आता है। फिर उसका माइलस्टोन अपडेट होता है जो ए साइड से फिल किया जाता है, और पीआईयू साइड से उसको वैलिडेट किया जाता है। तो ये हमारा ईओटी का मॉड्यूल